नमस्कार, मेरा नाम है नवीन साख और आप सभी जानते हैं कि हम एनटीए यूजीसी नेट पढ़ाते हैं। लेकिन इस टाइम ये वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे आप क्या फ़ीवर में वैक्सीन ले सकते हैं या कोविड-19 के टेस्ट के रिगार्डिंग या होम रेमेडीज़ के रिगार्डिंग या ऑक्सीजन लेवल या नए सिम्पटम्स के रिगार्डिंग। मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उससे पहले आप लोगों को ये ज़रूर बता दूँ कि मैं कोई मेडिकल लाइन का इंसान नहीं हूँ। लेकिन हमारी रिसेंटली अनअकैडमी पे ही एक चैट हुई थी, जो कि एक कोविड सुपर हीरो हैं डॉक्टर चिराग चटवानी, जो एमडी मेडिसिन है, और इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को जो है वो पिछले साल जो है ट्रीट किया था। और इन्होंने जो गुजरात गवर्नमेंट का कोविड सेंटर था सूरत में, उसको भी हेड किया था। तो ये सब जानकारी हमें उस वेबिनार में डॉक्टर से मिली थी, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी जानकारी है जो कहीं ना कहीं सबके काम आ सकती है ऐसे समय में। देखिए, नए सिम्टम्स कोविड-19 के कुछ निकल के आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वैक्सीन कौन लगवा सकता है और किस तरीके से जो है आपको अगर कोई फीवर है या आपको पहले कोविड हुआ है तो क्या वैक्सीन में आपको सावधानियां बरतनी है। रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ऑक्सीजन लेवल्स के रिगार्डिंग एंड होम रेमेडीज़ को लेके, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डॉक्टर से पता लगी थी। और मेरा ये मकसद है कि मैं सभी लोगों तक वो बात ज़रूर पहुँचाऊँ, सो दैट कि इस टाइम पे आप मैक्सिमम इस वीडियो को लोगों तक पहुँचा के कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग गूगल से देख के गलत जानकारियाँ जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ बताई थी, मैंने ये नोट भी बना रखा है जिसको मैं यहाँ रेफर करने वाला हूँ, कि कुछ नए सिम्टम्स और कुछ पुराने सिम्टम्स, इनके बीच में फ़र्क है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो अभी भी टायर्डनेस और ड्राई कफ या फीवर हैं। जो कम कॉमन जो है आपके सिम्टम्स हैं उसमें सोर थ्रोट है, उसके अलावा डायरिया है, आपका पेट खराब होना, या जो एक्स आते हैं, आपको बॉडी एक्स आते हैं या बॉडी पेन फील होता है, कंजक्टिवाइटिस है, हेडेक है, और टेस्ट और स्मेल जो पहले ज़्यादा था, आजकल आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी एक, एब्डोमिनल पेन या लेथार्जिक होना या कहीं ना कहीं डायरिया होना जो है, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। रैशेज स्किन पे होना या डिसकलरेशन होना फिंगर्स या टोज की। सीरियस सिम्टम्स में डिफिकल्टी होना ब्रीथ में, या शॉर्टनेस होना जो है वो ब्रेथ के अंदर, कि भाई बात करते हुए ज़्यादा सांस फूल रही है, चेस्ट पेन होना या प्रेशर फील होना, या फिर जो है स्पीच और मूवमेंट का लॉस होना, ये सीरियस सिम्टम्स में आता है। उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी वैक्सीन के रिगार्डिंग, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको फीवर है तो पहले आप लोगों को टेस्ट कराना होगा और आपको ये देखना होगा कि आप पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आप जो है, खुदा ना खास्ता अगर आप जो है वो पॉजिटिव आते हैं, तो आपको रिकवर होने के बाद, जो बात हमें डॉक्टर से जो है पता लगी थी, उन्होंने कहा था कि 45 डेज़ का गैप होना चाहिए, तब आप वैक्सीन लीजिए। या इसके अलावा जो अपने फिजिशियन है या डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके फिर वैक्सीन लीजिए। फीवर में वैक्सीन मत लीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के फीवर से गुजरे हैं पिछले कुछ समय में, तो ज़रूरी है कि आप टेस्ट करा लें, और रिकवरी पीरियड के बाद कम से कम 30 से 45 दिन का समय रखें और उसके बाद वैक्सीन लें। और ये बात सभी लोगों तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग फीवर में भी वैक्सीन ले रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है। वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ़ है, इसके एम्पिरिकल डेटा होते हैं। इस बात को जो है ना मानिए कि जो आपको कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं कि वैक्सीन से ये हो गया वो हो गया, इन बातों पर यकीन मत करिए। दूसरी बात कि जो आज के टाइम पे टेस्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है, कि रैपिड टेस्ट ना थोड़ा गलत रिजल्ट दे देते हैं, और आरटीपीसीआर के लिए आपको 48 जो है घंटे का वेट करना पड़ता है। अभी टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के, तो और ज़्यादा समय वेट करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि अगर बाय चांस आपको लगता है कि रैपिड टेस्ट पे आप इतना यकीन नहीं कर सकते, और सबको पता होता है कि भाई देखो, जैसे किसी को कोई दिक्कत है तो वो 48 घंटे वेट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो वो एक रैपिड टेस्ट के लिए जाएगा। और अगर आप जो है रैपिड टेस्ट में मान लीजिए कि नेगेटिव आ जाते हैं, तो आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। उसी टाइम पे करा लीजिए, एटलीस्ट आपको 48 आवर्स के बाद जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी, और जिससे कि आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको कोविड नहीं है। और मैं तो यही कामना करूंगा कि वो कोविड आपको ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रैपिड टेस्ट के रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, आरटीपीसीआर जो है वो करवाना ज़रूरी है। और मैंने एक बात ये डॉक्टर ने हमें स्पेसिफिकली बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि रैपिड टेस्ट में जो है डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है और स्पेसिफिसिटी होती है। और इवन अगर आप नेगेटिव हो तो आपको आरटीपीसीआर के लिए ज़रूर जाना चाहिए, और आपको ऑप्ट करना चाहिए इसी टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे आप कन्फर्म कर सकते हो डायग्नोसिस को। तीसरी जानकारी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ऑक्सीजन लेवल्स को लेकर। आपने अभी ऑक्सीमीटर या उसका चलन या उसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा,
और ये भी देखा होगा कि 95 से 100 जो है वो एक एवरेज है, और जो है आपके ब्लड सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ऑक्सीजनेटेड हैं, और इवन अगर आप देखते हो 91 से 94% जो है आपका अगर रहता है तो बिलो एवरेज है, लेकिन आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा उसे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर 90 से कम है तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर रीडिंग को जो हमें डॉक्टर ने एक बड़ी सही बात बताई थी कि इसे कम से कम 1 मिनट तक जो है वो देखें और स्टेबल होने दें। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कोई भी नेल पॉलिश ना लगी हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आपकी जो उंगली है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जो है आपको इंश्योर करना है इंपॉर्टेंटली। दूसरी बात, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी जो कि मुझे यहाँ पर आपसे शेयर करनी है कि इस दौरान आपको मान लीजिए आप अपना ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल चेक करते हो तो प्लीज़ एक 6 मिनट वॉक कर लीजिए, 5 टू 6 मिनट की वॉक कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसे देखिए कि क्या वो डिप डाउन होता है या ड्रॉप डाउन होता है या नहीं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, ये चेक करने के लिए कि क्या आपके जो लेवल्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और दूसरा, इसकी रीडिंग को ना फ्रीक्वेंटली कभी भी नहीं लेना है, एक टाइम इंटरवल पे लेना है और एक उसकी चार्टिंग करिए। अगर आप जो है, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि 3 डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान। आपके पास जो है वो थर्मोमीटर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास जो है ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ आप जो है मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो तो टेम्परेचर में आपको ये समझना होगा कि उसका रेगुलर इंटरवल्स पे चेक बहुत ज़रूरी है। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि एक तय समय पे, ये नहीं कि आप कभी भी चेक कर रहे हैं 1 घंटे में, फिर 4 घंटे में कर रहे हैं, फिर 2 घंटे में कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। इवन SpO2 के साथ भी आपको ये चीज़ से बचना होगा। और दूसरा एक चीज़ और कि अभी आप देख रहे हो कि जितना रेमडेसिविर के लिए जो है वो जितनी भागा-दौड़ चल रही है, हम सब न्यूज़ के थ्रू भी ये जान चुके हैं, रेमडेसिविर जो है वो कोई ऐसी चमत्कारिक दवा नहीं है जिससे कि सब कुछ सही हो जाएगा अचानक से। यस, आपकी जब ब्रीथ की लेवल जो है वो कम होती है तो आपको स्टेरॉइड्स देना ज़रूरी हो जाता है। और कोविड का टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कोविड का टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो जब नहीं कराएँगे तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कोविड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने शुरू में ही टेस्ट करा लिया और प्रिकॉशन सही से ले लिए तो आपको ये पता लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है स्टेरॉइड्स दिए जा सकेंगे और आपको अप्रोप्रिएट दवाई मिल जाएगी उसके लिए, जो कि सीधा उस चीज़ पे वार करती होगी। दूसरी बात कि होम रेमेडीज़ जो हैं ये हमारे यहाँ पर एक अक्सर मिथ चलता है, और हमें बहुत, मुझे खुद भी बहुत हैरानी हुई थी जब डॉक्टर ने हमें इसके बारे में कुछ सही चीज़ें बताई और इसके बारे में ऐसी चीज़ें बताई जो शायद मैं भी यकीन नहीं कर पाया। देखिए, होम रेमेडीज़ सबके लिए नहीं होती है, स्पेशली कि जो लोग, अभी देखो मान लो कि बहुत ज़्यादा आप काढ़ा पी रहे हो और हमें ये बात डॉक्टर ने कहा था कि इससे माउथ अल्सर हो सकते हैं, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम 6-6 महीने भी हो सकती हैं। तो होम रेमेडीज़ जो है वो किसके लिए कारगर होती है, किसके लिए कारगर नहीं होती, इसको लेके ज़रूर सवाल है और हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अगर आप स्टीम की बात करते हो, क्या स्टीम कोविड-19 में हेल्प करता है? देखिए, स्टीम जो है वो साइनस को ट्रीट करता है, हम लोगों को ये समझना होगा। और दूसरी चीज़ कि हर एक एस्पेक्ट में हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप स्टीम सिर्फ साइनस के लिए लेते हैं, काढ़ा जो है वो स्टीम जो है आपकी निमोनिया के लिए कभी स्टीम नहीं लेते हैं आप, ये उन्होंने हमें जो है बताया था, क्योंकि वो लंग्स तक नहीं पहुंचती है और वो आपके साइनस को ट्रीट करती है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप काढ़े में हमारे यहाँ पर देखेंगे तो बहुत गर्म मसाला इस्तेमाल होता है, बहुत जो है ऐसे खड़े मसाले इस्तेमाल होते हैं जिनका बहुत बुरा असर भी आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा जो है उन चीज़ों को समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और अंधाधुंध होम रेमेडीज़ पे यकीन कर लेना, किसी भी चीज़ को सुन लेना और किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना जो है शायद गलत है। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इवन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कपूर की जो चीज़ें हैं, लोगों ने, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे आईसीयू में पहुंच गए कुछ लोग, तो जो है नॉर्मल वार्ड से ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए, किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी गूगल के मैसेज पे बिना देखे यकीन मत करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना और जानना। और होम रेमेडीज़ जो है कौन सी किसके लिए काम करती है, ये सब बहुत जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए सबसे पहले, और फिर उन चीज़ों की तरफ जाइए। अंधाधुंध स्टीम लेना या काढ़ा पीना जो है वो इससे कोविड-19 की रेमेडी नहीं है, और ये बात आपको समझनी होगी। थैंक यू सो मच। ये मेरा फ़र्ज़ था कि जो जानकारी मुझे मिली, मैं कोई मेडिकल फील्ड से नहीं आता हूँ और मैं इसीलिए आपको इतना प्रिकॉशनरी वे में बता रहा हूँ कि जो हमें डॉक्टर से सजेशन मिले, हमारा वेबिनार हुआ, उसके थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो ज़रूरी है जानना आप सभी के लिए, वो मैंने आप तक पहुँचाई है। वीडियो को शेयर करिए सो दैट कि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, कम से कम लोग इन चीज़ों को समझे, जाने। और दूसरा कि कई लोगों को लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली सेफ है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी रिसेंट सर्जरी होती है या जिनको कुछ रिसेंट जो है वो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है हेल्थ संबंधी, उन लोगों को कंसल्ट करके ही वैक्सीन लेनी चाहिए। बाकी वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एब्सोल्युटली सेफ है। थैंक यू सो मच। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम लोग क्लासेस में फिर से जो है वो उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ जो है वो मिलेंगे। और
संघर्ष जो है वो करना होगा, लेकिन लड़ना होगा इन चीज़ों से और आगे बढ़ना होगा। आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या हम ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियोज़ बना सकते हैं या नहीं आप सभी लोगों के लिए। बाकी मैं आप सबको पता है कि एनटीए नेट की क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे, आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी।